चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूके SSSC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है, जहां पेपर लीक मामले में आरोपी शिक्षक को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। आपको बताएं, उत्तरकाशी के व्यायाम शिक्षक तनु शर्मा को STF ने गिरफ्तार किया था। पेपर लीक मामले में PT टीचर है तनु शर्मा, इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो पेपर लीक मामले में अब जांच पड़ताल के साथ देखिए गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पंकज राणा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। पंकज, ये बताइए कि किस तरीके से तनु शर्मा की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है और क्या जानकारी? देखिए, STF ने जांच के आधार पर तनु शर्मा की पेपर लीक मामले में इसमें इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी। इसमें जो पेपर लीक हुआ था उसमें छात्रों को पेपर मुहैया कराने से लेकर पैसे के लेन देन की संलिप्तता इसमें पाई गई थी। उसी आधार पर STF ने उनको गिरफ्तार किया था। शिक्षा विभाग ने कल शाम एक बड़ा आदेश जारी किया है। उत्तरकाशी के कॉलेज में जो व्यायाम टीचर के पद पर तैनात थे तनु शर्मा, वहां से उनको पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं, क्योंकि STF ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तो इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं उन पर आरोप तय हो गए हैं और आरोपों के बाद ही शिक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से STF की जांच आगे बढ़ रही है और जो भी विभाग का कर्मचारी इसमें संलिप्त पाया आ रहा है उसको सस्पेंड किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने हाकम सिंह रावत को 6 साल के लिए लेकिन पंकज, क्या ये कार्रवाई काफी होगी सिर्फ निलंबन से? जब इतनी बड़ी परीक्षा को लेकर के इतना ज्यादा प्रभावित किया गया है और अभी भी बहुत सारी चीजें चल रही है, मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है, तो और जो नाम सामने आएंगे बस निलंबन की ही कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्योंकि ये निलंबन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें कि STF द्वारा अपनी तरह से जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होंगे। पंकज, अगर पेपर लीक करने के लिए अगर करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली, इतना पैसा कमा लिया, तो नौकरी जाने का डर किसको होगा? ऐसे में क्या ये सही पैरामीटर है? क्या ये सही एग्जाम्पल सेट होगा? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। पंकज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर देहरादून से है, जहां ABP गंगा पर CM पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार और दर्जाधारियों पर CM का कहना है कि मौजूदा टीम अच्छा काम कर रही है, समय आने पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पुष्कर सिंह धामी 2.0 के कार्यकाल के 5 महीने पूरे हो गए हैं। मंत्रिमंडल में अभी भी 3 मंत्रियों के पद खाली हैं। ऐसे में CM पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि टीम अच्छा काम कर रही है, वक्त आने पर विस्तार के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति में विस्तार पर कुछ भी नहीं कहा है CM पुष्कर सिंह धामी ने। गए हैं बातचीत करने के लिए, हमारे साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। सर, अब तो ये डिमांड उठने लगी है कि धामी जी 8 प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, 3 की जरूरत है अभी टीम 11 में। देखिए, ऐसा है कि सब चीज़ें इंतज़ार करते रहिए, सब अच्छा होगा, धीरे धीरे सब चीज़ें चलेंगी और टीम खेल रही है, अच्छा परिणाम देगी। कब तक क्या माने सर, कब तक पूरी टीम हो जाएगी? 3 मंत्री पद खाली नहीं करेंगे उसको। देखिए, ऐसा है कि अभी जो टीम चल रही है, आगे देखेंगे उसमें कैसे क्या होना है। अभी दायित्व को लेकर कहीं ना कहीं इंतजार है कार्यकर्ता, किस तरह से आप देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं? हमारे यहाँ सबकी एक प्रक्रिया निश्चित है, उसी प्रक्रिया के तहत होता है। अच्छा सर, क्या कुछ खास आगे का एजेंडा है? लास्ट में आपसे सवाल यही, हम लोगों का यही कि पारदर्शिता से काम हो, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड हो, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में लगातार रोड मैप बना रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि UCC के बाद में आखिरकार कौन से ऐसे मेजर डिसीजन है जो धामी सरकार लेने जा रही है? नहीं, हम रोड मैप बना रहे हैं, हर क्षेत्र में हमारे रोड मैप बन रहे हैं। पर्यटन का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा फल उत्पादन का क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमने जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको हमने यहाँ लागू कर दिया है। बाल वाटिकाएँ, तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम हैं नई शिक्षा नीति से जुड़े हुए वो भी कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हमारा यही है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हमारी योजना बन रही है। GDP बढ़ाने पर भी विशेष हमारा फोकस है। यहाँ औद्योगिकरण हो, यहाँ पर रोजगार धंधे आएँ, पलायन रुके, उन सभी क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर भी आप बड़े प्रभावी रहे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार भ्रष्टाचार को लेकर हम लोग पूरी तरह से एक सख्ती से उस पर काम कर रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मामला आया था, उसमें अभी तक जितने भी लोग अभी सामने आए सबकी गिरफ्तारी हो गई है। जो अभी पीछे हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी, उन पर भी कार्रवाई होगी, एक एक को जो है निकाला जाएगा और ठोस कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है। साफ तौर पर भ्रष्टाचार पर जिस तरह से अभी नकेल कसी गई है, चाहे वो पूर्व IAS रामविलास यादव हो या फिर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयोग में जिस तरह से परीक्षा भर्ती का
जो मामला चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनकी लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनमर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। कुमाऊं रेजिमेंट के लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला की, जिनका पार्थिव शरीर 38 साल बाद सियाचिन में मिला है। आज उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी लाया जाना था, मगर अब खबर यह है कि पार्थिव शरीर आज भी घर नहीं पहुंचेगा। दरअसल मौसम खराब होने की वजह से घर नहीं आ पाएंगे लांस नायक चंद्रशेखर। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट के रहने वाले हैं। आपको बताएं 1984 में सियाचिन के लिए जब युद्ध लड़ा जा रहा था, इस मिशन का नाम दिया गया था मेघदूत, जिसमें ये शामिल थे। बर्फीला तूफान हिमस्खलन एवलांच की चपेट में आकर के 19 जवान शहीद हो गए थे। उनमें से एक थे चंद्रशेखर और उनकी भी शहादत हुई थी। खबर तो आई थी लेकिन कभी भी अंतिम दर्शन नहीं किया था घर वालों ने, ना उनके जानने पहचानने वालों ने, और 38 साल के बाद उनका पार्थिव शरीर आना था। सौभाग्य भी कहेंगे और दुर्भाग्य भी कहेंगे कि वो मृत अवस्था में आ रहे हैं। और ये एक संतोष ये है कि बॉडी हमको देखने को मिल रही है 38 साल बाद। अभी तक तो हम लोग असमंजस में थे कि वो हैं नहीं हैं, जीवित हैं, कहाँ हैं, कुछ भी इसका हम लोग को ज्ञात नहीं था। 84 में ये मेघदूत ऑपरेशन में मिसिंग हुए थे, जिसमें 19 लोगों की कैजुअल्टी हुई थी, जिसमें 14 लोग मिले थे और 5 लोग मिसिंग थे। तो ये सौभाग्य भी कहेंगे, दुर्भाग्य भी। चलिए, ज्यादा जानकारी सहयोगी अंकित शाह के पास है, उनका रुख करते फोन लाइन पर मौजूद है। अंकित, ये बताइए कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी है कि अगर आज नहीं आ रहा है पार्थिव शरीर तो कब आएगा? देखिए, आपको एक जानकारी देते हैं कि मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी थी कि मौसम खराब होने की वजह से चॉपर नहीं उड़ पाया है और इस वजह से आज पार्थिव शरीर हल्द्वानी नहीं आया है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल पार्थिव शरीर को हल्द्वानी आ जाएगा। लेकिन जो सुबह से ही यहाँ पर तमाम स्थानीय लोग जो परिजन इंतजार कर रहे थे, तो एक दिन का और उनको इंतजार करना पड़ेगा। वहीं जो बता दें, जो चंद्रशेखर हैं, शहीद चंद्रशेखर, वो 19 कुमाऊं रेजिमेंट में थे। एवलांस आने की वजह से 19 जवानों की डेथ हो गई थी, वहाँ पर शहीद हो गए थे। 14 लोग निकाल दिए गए थे, 5 जवान वहीं फंसे हुए थे, जिसमें चंद्रशेखर थे, जिनका पार्थिव शरीर आज हल्द्वानी आने वाला था। जी बिल्कुल अंकित, आपका शुक्रिया। तो मौसम विभाग का कहना यह है कि आज चॉपर उड़ान नहीं भर सकता है, लेकिन हाँ, कल तक उम्मीद जताई जा रही है। मौसम साफ होने के साथ ही हल्द्वानी में पार्थिव शरीर के साथ पहुंचेंगे। जिन गलियों में वो पले बढ़े, वहां पर अब इंतजार है। 38 साल के बाद ये खबर आई है, पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है, लेकिन आज ये इंतजार जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे। एक सैनिक और 38 साल पहले उसकी शहादत, आज उसके परिवार को अंतिम दर्शन का इंतजार। देखिए, आज भी शहीद जवान चंद्रशेखर का परिवार उनके पार्थिव शरीर के आस में बैठा हुआ है। जो इंतजार अब खत्म होने की खबर आ रही है, लेकिन आज ये इंतजार खत्म नहीं होगा, कल होगा। खत्म होगा 38 साल का इंतजार। 1984 से आस लगाए बैठा है परिवार। ये उस शहीद जवान चंद्रशेखर हरबोला का परिवार है जो 29 मई 1984 को सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के वक्त शहीद हो गए थे। लेकिन उनका पार्थिव शरीर 38 साल बाद घर आ रहा है, जिसकी आस में पूरा परिवार बैठा है। दरअसल 19 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान का पार्थिव शरीर घर आ रहा है। 29 मई 1984 को 28 साल के चंद्रशेखर हरबोला शहीद हो गए थे। बर्फीले तूफान में ऑपरेशन मेघदूत के वक्त शहीद हुए थे। 19 लोग दब गए थे, जिनमें से 5 जवानों का शव नहीं मिला था। अब 38 साल बाद सियाचिन में बर्फ के अंदर शहीद का पार्थिव शरीर मिला है। 38 साल के लंबे वक्त में शहीद के परिजनों के आंसू तक सूख गए हैं। लंबे इंतजार के बाद अब परिजनों को अंतिम दर्शन करने को मिलेंगे। कहीं पे सही लग रहा है कि हम अपने हाथों से उनका कर पाएंगे, पर दुख भी हो रहा है क्योंकि हम भूल चुके थे
घाव फिर से रिपीट हो रहा है। सर 29 मई 1984 को जब ये पता चला तो परिवार के सभी लोग काफ़ी स्तब्ध थे उस घटना से, और फिर उसके बाद और भी ज़्यादा दुख उस बात का हुआ कि उनकी बॉडी नहीं मिली, जिससे कि हम लोग इस असमंजस में रहे कि वो उनका अंतिम संस्कार किया जाए अथवा ना किया जाए। फिर भी हम लोग ने 5-6 साल बाद जो है उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। गम के साथ साथ अब परिवार को खुशी है कि वो शहीद चंद्रशेखर के अंतिम दर्शन करेंगे, क्योंकि 38 साल पहले बिना पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार कर दिया गया था और अब पूरे राजकीय सम्मान के साथ चित्रशाला घाट में अंतिम संस्कार की तैयारी है। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्णप्रयाग में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौचर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण के 8 नए ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण किया। इस दौरान कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल भी मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे का सफर करना तय करना मानो जोखिम है। लगातार गिर रहे मलबे की वजह से राहगीर जान को जोखिम में डालकर किस तरीके से सफर कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ नेशनल हाईवे पर सफर करना जोखिम मोल लेने जैसा है। देखिए हाईवे पर कैसे पहाड़ी से मलबा और बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, मगर सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के लिए है जो यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। तुम लोग हटे पे में यार। रास्ता बंद होने पर राहगीर घंटों तक फंसे रहते हैं। जब उनका धैर्य जवाब दी जाता है तो वो कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार हो जाते हैं। पत्थरों के बीच से अपनी बाइक लेकर गुजर रहे इन राहगीरों को ही देखिए। यहाँ पल पल खतरा है, पत्थर और मलबा कभी भी आकर नीचे गिर सकता है। बावजूद इसके ये लोग आवाजाही कर रहे हैं। बरसात में कच्ची हो चुकी पहाड़ियाँ इन दिनों बगैर बारिश के ही दरक रही हैं। खासकर केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह बने स्लाइडिंग जोन पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। रोड बंद होने से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है और यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। मगर ऐसी जगह से सफर करना खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए जरूरी है कि जब भी ऐसी जगह से गुजरें तो चौकन्ने रहें। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। देखिए उत्तराखंड में नए जिलों की सुगबुगाहट तेज बताई जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने नए जिलों के गठन की मांग उठाई है। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए नए जिलों का बनना जरूरी है, ये कहना है रितु खंडूड़ी का। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने क्या कहा है, सुनिए आप भी। हर मंच पर उठाती हूँ, जहाँ भी उठा सकती हूँ उठाती हूँ, और आशावान हूँ कि कोटद्वार ही नहीं और भी अगर ज़िले ज़रूरत है उत्तराखंड को, जो मुझे एहसास है कि है होने चाहिए। महंगे पड़ते हैं बनाने, थोड़े से फाइनेंशियली स्टेट्स पर स्ट्रेन पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जनता की बेनिफिट के लिए, क्योंकि आखिर सरकारें जनता के लिए चल रही हैं, तो अगर जनता को फ़ायदा होता है तो निश्चित तौर पर इस पर गहराई से सोच होनी चाहिए। तो देखिए रुड़की के कई प्राइमरी स्कूल में छात्र छात्राओं को अभी तक ड्रेस और किताबें नहीं मिल पाई हैं और इस वजह से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जब पूछा गया तो वो बहाने बनाते नजर आए। नया शिक्षा
सत्र शुरू हुए कई महीनों का वक्त बीत चुका है, मगर रुड़की के नारसन ब्लॉक के कई स्कूलों में अभी तक बच्चों को ड्रेस और किताबें नहीं मिल पाई हैं। ड्रेस तो पिछली बार बच्चों के डीबीटी के माध्यम से मिलता है। हमारे यहाँ नगर क्षेत्र में बच्चों के अकाउंट में जाता था। जो बच्चे एडमिशन अब आ रहे हैं उनको अभी किताब नहीं मिली है, दे रहे हैं उनको किताब। आप भी एडमिशन आ रहे हैं 1, 2, 3। मानक चौक स्थित प्राइमरी स्कूल में एक ही कक्षा में 122 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा सत्र शुरू हुए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन छात्र छात्राएं अभी तक ड्रेस और किताबों का इंतजार कर रहे हैं। 122 बच्चे हैं, मेरे पास एक रूम है, ड्रेस नहीं आई अभी इनकी। ड्रेस के लिए हमने बच्चों से खाता नंबर ले रहे हैं, कुछ बच्चों के रह गए तो हम सूचना CRC को दे देंगे, फिर इनके पैसे खाते में आ जाएंगे सरकार से। शिक्षा विभाग की तरफ से डीबीटी के लिए बच्चों के अकाउंट खोले जा रहे हैं, मगर अभी तक अकाउंट खुल नहीं पाए और इसीलिए बच्चों के खातों में पैसे नहीं पहुंच पाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम से पहुंचाएगी, उसका नाम कहते हैं। सरकार और हम सब प्रतिबद्ध हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी बच्चों के पास जो भी फैसिलिटीज़ आ रही है उनको डीबीटी का मतलब ही होता है फ़ौरन ट्रांसफर फ़ौरन उनके खाते में पहुंच जाए। वो अलग बात है कि वो उसको ख़रीद के टाइम से ना लाएं, क्योंकि कहीं टीचर हमारे कम हैं, छात्र संख्या बहुत ज़्यादा है, एक अच्छा खासा एक लोड रहता है। बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, मगर लगता नहीं है कि अधिकारियों को इससे कोई फर्क पड़ता है। अगर ऐसा होता तो अभी तक किताबें स्कूल पहुंच चुकी होती और बच्चे नई ड्रेस पहनकर स्कूल आते। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में फायर सर्विस की टीम ने एक डॉगी को रेस्क्यू किया है। दरअसल डॉगी टनल के नीचे पहाड़ी में फंस गया था। इसकी सूचना पहुंची फायर डिपार्टमेंट के पास। फायर सर्विस की टीम ने इसे रेस्क्यू किया। कैसे चला ये ऑपरेशन, जरा 2 तस्वीरों से देखिए। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कि पहाड़ी पर बीच में फंसा हुआ लाल घेरे के बीच ये डॉगी है, और दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन फायर सर्विस की टीम ने किस तरीके से इस खतरनाक पहाड़ी पर चढ़ाई की, तब जाकर के इस डॉगी को रेस्क्यू कर पाया जा सका। ये देखिए, रेस्क्यू के बाद ये तीसरी तस्वीर सामने आई है, किस तरीके से आज़ाद जिंदगी दोबारा मिली है इस डॉगी को। तो फायर सर्विस की टीम ने देखिए किस तरीके से कंधे पर डॉगी को सहारा दे करके बड़ी सावधानी से, जोखिम भरा है और ये दरकती हुई पहाड़ी किसी भी वक्त अगर मलबे के रूप में गिरती तो दोनों की जान जा सकती थी, लेकिन यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। डॉगी की जान कुछ इस तरीके से बचाई फायर सर्विस की टीम ने। देखिए, बात करेंगे उत्तराखंड में रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट नीति शुरू करने पर सरकार काम कर रही है। जिले के स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उत्पादों को आधार बना करके इसे शुरू किया जाएगा, ताकि वहां के लोगों को अपने घर से ही रोजगार मिल पाए और हर जिले की खास 2 प्रोडक्ट को बढ़ावा मिले। हमने अभी ग्रोथ सेंटरों के बाद 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट पर हम काम कर रहे हैं, और जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको आधार मान के हम स्थानीय रोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। नया प्रोजेक्ट तैयार होकर आज ही मेरे पास आ रहा है और मैं उसको कैबिनेट में लाऊंगा, और पहाड़ में रोजगार के द्वार हम खोलने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने लगभग 12 जिलों का दौरा किया है। जहाँ जहाँ जो उत्पादन होता है उसी उत्पादन को हमने यहाँ शामिल किया है। बागेश्वर में मैंने चाय को, फूड प्रिजर्वेशन को, चंपावत में भी चाय, आलू, ये मुख्य वहाँ के क्रॉप हैं। और मैं समझता हूँ कि पहाड़ में जो हमारा कृषि और उद्यानीकरण है, उससे जो उत्पाद होता है उन उत्पादों से रिलेटेड ही हमारे उद्योग लगे। ये हमारा देखिए, देहरादून में कांग्रेस की चौपाल पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ चौपाल पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया है। पार्टी उत्तराखंड राज्य के अंदर अपना अस्तित्व खो चुकी है। यहाँ की जनता ने उसे नकार दिया है। जब उनका शासन रहा तो जनता ने उनके पूरे कारनामे देखे, उनके भ्रष्टाचार को देखा, और महंगाई के नाम पर जनता को बरकलाना चाहती है। मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं
कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब कोविड के समय में त्राहिमाम था, जब गरीब आदमी के लिए खाने के लिए पैसा नहीं था, तब देश की 80 करोड़ जनता के लिए सबसे बड़ी अन्न योजना चलाई। इसी प्रकार से देश के छोटे किसानों के लिए, सीमांत किसानों के लिए, उत्तराखंड के सीमांत किसान भी इसमें सम्मिलित है, उनके खातों में सीधा डायरेक्ट। तो उत्तराखंड में जहां हरेला पर्व में लाखों पौधे लगाने का दावा किया जाता है, जैव विविधता के संरक्षण के नाम पर भारी भरकम राशि खर्च की जाती है, लेकिन धरातल पर इसका असर देखने को नहीं मिल रहा। पिथौरागढ़ में तेजी से पेड़ों का कटान चल रहा है, जो भविष्य में घातक साबित हो सकता है। धारचूला तहसील के पहाड़ी क्षेत्र की आप बात करें तो गुंजी नाभी के पास दर्जनों पेड़ों पर लगातार आरी चल रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन मौन है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए बीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।